हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में नॉस्टेचर और सॉसेस जनरलिया स्पेशलेबस नॉन डेरोगेंट। और ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इसमें हम इनके मीनिंग्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर जनरलिया स्पेशलेबस नॉन डेरोगेंट। वैसे मैंने ट्राई किया, हमें प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट है, बट स्टिल अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज चेक द प्रोनाउंसिएशन वंस अगेन। सो इट इज़ अ लैटिन मैक्सिम जिसका मीनिंग है कि हमें स्पेसिफिक रूल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है जनरल रूल्स के ऊपर। ठीक है, अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक तरफ है कोई स्पेसिफिक रूल और एक तरफ है जनरल रूल। अब इस एग्जांपल को देखते हैं हम। स्पेसिफिक रूल कहता है कि जनरल रूल कहता है, पहले जनरल रूल की बात करेंगे। जनरल रूल कहता है कि आपकी जो कार ड्राइविंग की स्पीड है नॉर्मली वो 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 60 तक आप कार ड्राइव कर सकते हैं। और जो आपका स्पेसिफिक रूल है वो एक जगह पे ये कहता है कि किसी रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ वर्क हो रहा है, रोड बनने का काम हो रहा है, तो वो कह रहा है कि आपकी जो स्पीड है ना वो 40 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो अब जनरल रूल जो 60 कह रहा है और आप जनरल रूल की बात मान रहे हो और आपने स्पेसिफिक रूल को फॉलो नहीं किया उस रोड के ऊपर जो बना हुआ है, और जब आप पकड़े जाते हो तो आप ये बोलते हो कि नहीं, हाँ जो जनरल रूल है 60 का वो फॉलो कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में आपको अगर लगता है कि आप बच जाओगे तो नहीं, आप नहीं बचोगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम, जो स्पेसिफिक रूल है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इट इज ऑलरेडी रिटन स्पेसिफिकली दैट हेयर जो है आपकी स्पीड 40 होनी चाहिए। तो यू हैव टू, जो आपकी स्पीड है वो सिर्फ 40 में ही आपको मतलब ड्राइव करना। अगर आप उससे ज्यादा जाते हो तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो यही इसका मीनिंग है कि जो स्पेसिफिक रूल है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। देयर कुड बी मोर जनरल रूल, बट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई स्पेसिफिक रूल बना है तो उस स्पेसिफिक रूल की इंपॉर्टेंस बाकी के 10 जनरल रूल से भी ज्यादा होगी। ये इस मैक्सिम का मीनिंग है। बाकी एक बार आप इस डेफिनेशन को अगर पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार एग्जाम्पल भी पढ़ लेना। वैसे आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ देयर इज अ केस। इन द केस ऑफ केएसएल इंडस्ट्रियल लिमिटेड वर्सेस अरिहांत थ्रेड्स लिमिटेड। तो इस केस में क्या हुआ था, मैं आपको बैक स्टोरी बता देती हूँ कि जो सिचुएशन ये थी कि जो अरिहांत थ्रेड्स लिमिटेड प्रॉपर्टी थी वो ऑक्शन हो रही थी। और ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने लोन लिया था, वो लोन पे नहीं कर पा रहे थे आईडीबीआई बैंक का। तो आईडीबीआई बैंक ने उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो ऑक्शन में लगा दी थी। सो उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो खरीदी थी केएसएल ने। अब जो अरिहांत थ्रेड्स थे उनको प्रॉब्लम थी कि उनकी प्रॉपर्टी केएसएल क्यों खरीदे, मतलब उन्हें केएसएल के खरीदने से ही प्रॉब्लम थी और उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन रेज किया था। और उनका ऑब्जेक्शन करने का रीजन ये था कि देयर आर सो मेनी रूल्स जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जिन लॉज या जिन रूल्स को हम यूज करके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी ना बेची जाए नहीं। बट यहाँ पर एक टर्म, एक क्लॉज आ जाता है। ठीक है, अरिहांत ऑब्जेक्टेड टू सेल देयर प्रॉपर्टी टू केएसएल बाय फाइलिंग अ लॉसूट। नाउ देयर इज अ टर्म, एक क्लॉज आता है, नॉन ऑब्स्टेंट। ठीक है, जिसका मीनिंग है नॉट विथ स्टैंडिंग। इसका मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग भी यही है, जो आपके बाकी जो रूल्स, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग अरिहांत ने केस किया था उन रूल्स को साइड में रखते हुए, जो इस केस के अंदर एक पर्टिकुलर रूल यूज होता है कि ऑप्शन करके आगे सेल कर सकते हैं आईडीबीआई बैंक प्रॉपर्टी को। केएसएल जो लीगली तौर पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो खरीद सकते हैं। तो हम सिर्फ उसी रूल को देखेंगे, बाकी के जनरल रूल्स को साइड करेंगे। कोर्ट ने भी ऐसा ही किया, जनरल रूल्स को साइड किया और केएसएल ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको सही माना। तो इस केस में अरिहांत जो है वो केस हार गए थे। ठीक है, सो आपको नॉन ऑब्स्टेंट का मीनिंग और अच्छे से समझ आ देती हूँ। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज होता है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज इज लाइक अ स्पेशल रूल। ठीक है, एक तरीके का स्पेशल रूल होता है जो हमारा अभी जो हमने केस डिस्कस किया था केएसएल वाला, उसमें भी लगा था। इट सेज फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बाकी सब चीजों के बारे में भूल जाओ, जो स्पेसिफिक रूल है सिर्फ वही अप्लाई होगा। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो अरिहान थे उन्होंने बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग केस को मतलब लॉसूट फाइल किया था। लेकिन कोर्ट ने किस बात को तवज्जो दी थी, जो स्पेशल रूल यानी कि नॉन ऑब्स्टेंट जो क्लॉज था उसके ऊपर फोकस किया था, स्पेसिफिक रूल के ऊपर फोकस किया था कोर्ट ने। So even if there are other rules that might seem to apply, if there is a non-obstant clause, those specific rules mentioned in
it are the one that matters the most. So I hope आपको समझ आ गया होगा. आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना इस पूरे को. Then I'm moving further. Noceter or sources, तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम. Noceter or sources का basically means that you can understand what a word means by looking at the word around it. अब क्या होता है कि there are sometimes कि ना हम ना मतलब ये मेरे साथ तो बहुत होता था कि ना कोई इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं, लाइक कॉम्प्रिहेंशन रीड कर रही हूँ, और कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हुआ करते थे, वोकैबुलरी वर्ड्स हुआ करते थे जो मुझे समझ नहीं आते थे. बट मैं जब पूरा सेंटेंस रीड करती थी, बाकी वर्ड्स को रीड करती थी, तो मुझे पूरी लाइन से समझ आ जाता था कि इस वर्ड का ये मीनिंग होगा, बिकॉज ये जो सेंटेंस है इसी मीनिंग के साथ सेंस बना रहा है. तो हम बेसिकली बाकी जो पूरे सेंटेंस के बाकी वर्ड्स हैं उनको पढ़ के ये समझ पाते हैं जो वर्ड हमें जिसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है कि इस वर्ड का ये मीनिंग है. तो यही ये मैक्सिम कहता है कि हम बाकी वर्ड्स को देखकर जो वर्ड हमें नहीं समझ आ रहा है उसका मीनिंग समझ सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ लॉ दैट सेज नो व्हीकल अलाउड इन अ पार्क. एक लॉ है जो कहता है कि पार्क के अंदर कोई व्हीकल अलाउड नहीं होगा. बट आपको व्हीकल का मतलब नहीं पता. बट आपने ये वर्ड, ये जो आपने पढ़ा है इसका मतलब आपको पता है, including bicycle, scooter and skateboards. So you know all the meaning of bicycle का मतलब पता है, scooter का मतलब पता है, skateboard का मतलब पता है. Now you understood what they are trying to say. अब आपको समझ आ गया है कि ये व्हीकल का क्या मतलब होता है. ये इन सब चीजों की बात कर रहा है जब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इंक्लूडिंग लिखा. तो आपने क्या करा, आपने व्हीकल को कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे समझा, इन वर्ड से, बाकी दूसरे वर्ड से जो उसके अंदर लिखे थे. तो इसी तरीके से लीगल मैक्सिम वर्क करता है. फिर भी इफ यू वांट यू कैन रीड द होल. देन इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है. द रूल लाइक अ टूल वी यूज व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ वर्ड और फ्रेज. बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई वर्ड समझ नहीं आता है. तो एक तरीके का ये टूल होता है ये. मतलब इसकी हेल्प से, मतलब हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, पूरा लॉ पढ़ेंगे, उसके दूसरे वर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे. सो वील अंडरस्टैंड कि हाँ ये जो वर्ड है इसका ये मीनिंग हो सकता है एंड दिस मीनिंग इज ओनली मेकिंग सेंस विद अदर वर्ड्स. दूसरे वर्ड को यूज करके यही वर्ड सेंस बना रहा है. So there another saying support the idea. It goes like for non-valent variant singular junior juvent. ये भी एक maxim है. Means words that are ineffective on their own becomes effective. जो words ineffective होते हैं वो अपने आप effective हो जाते हैं जब उनको साथ में पढ़ा जाता है, एक दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तो उनकी भी कुछ रेलेवेंसी आ जाती है. दिस मीन्स दैट सम वर्ड्स माइट नॉट सीम इम्पॉर्टेंट. कुछ वर्ड्स हमें इम्पॉर्टेंट नहीं लगेंगे, बट जब हम दूसरे वर्ड के साथ उनको पढ़ेंगे, ठीक है, व्हेन यू लुक एट देम अलोंग विद अदर वर्ड्स, दे सडनली मेक सेंस और वो इम्पोर्टेंट लगने लग जाते हैं, यूजफुल लगने लग जाते हैं. कुछ वर्ड्स जो हमें नहीं समझ आते हम इग्नोर करते जाते हैं, बट व्हेन वी जब हमें समझ आते हैं दूसरे वर्ड्स तो हमें वो वर्ड्स भी यूजफुल लगने लगते हैं कि अच्छा ये वर्ड्स का मीनिंग ये था, इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे ये था. तो ये यही मतलब है. नेक्स्ट आती है इसको कि इसे आगे लॉ में इंटरप्रिटेशन में यूज किया जाता है कि आपको लॉ में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूरा लॉ पढ़ोगे तो आपको कोई एक वर्ड है जो नहीं समझ आ रहा तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत अच्छे से इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में हर एक वर्ड समझ नहीं आता, क्लॉज में कुछ ना कोई ऐसा वर्ड होता है जो नहीं समझ आता. तो जब आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, पूरे क्लॉजेस पढ़ते हैं, सारे सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाता है. फिर कंफ्यूजन नहीं होती है, कंफ्यूजन को रिजॉल्व करता है. कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है. ठीक है. इससे जो इंटेंशन होता है किसी भी लॉ का, लॉ मेकर का, वो आपको समझ आ जाता है. और कोई भी आप वियर्ड आउटकम निकालो उससे पहले आपको जब चीजें समझ आ गई है, मीनिंग क्लियर हो गया, तो आउटकम खराब हो ही नहीं सकता. आप गलत कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते हो. तो ये स्कोप में आ जाता है. अब इसका भी एक केस है. In the case of State of Assam versus Ranga Mohammed, the court had to decide whether the governor, the court को क्या डिसाइड करना था इस केस में, whether the governor needed to consult, गवर्नर को हाई कोर्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है या नहीं, किस चीज के लिए, व्हेन ट्रांसफरिंग अ सिटिंग जज, कि सिटिंग जज को ट्रांसफर करने के लिए एक गवर्नर को हाई कोर्ट की कंसल्ट की जरूरत है या नहीं, ये इस केस के अंदर गवर्नर को डिसाइड करना था. तो उन्होंने नॉसिटर और सॉसेस का ही रूल यूज किया टू इंटरप्रेट द वर्ड पोस्टिंग, पोस्टिंग वर्ड को समझने के लिए.
सो द कोर्ट लुक्ड एट द वर्ड अराउंड, तो पोस्टिंग वर्ड को समझने के लिए उसके आसपास जो भी वर्ड्स थे कोर्ट ने उसको समझा। ठीक है, लॉ के अंदर जो लिखे थे जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, तो कोर्ट को ये समझ आया कि पोस्टिंग वर्ड जो है वो यूजुअली एसोसिएट विद दीज एक्शंस बट नॉट विद ट्रांसफर, तो वो ट्रांसफर के साथ नहीं यूज किया जा रहा है, बाकी वर्ड्स के साथ यूज किया जा रहा है बट उसका मतलब ट्रांसफर नहीं निकाल सकते हैं हम। सो कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि उनको ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट से सलाह लेनी पड़ेगी, बेसिकली हाई कोर्ट से गवर्नर को हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छे से समझाई है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।